मोदी जी देवता हैं, विश्वगुरु हैं, सौभाग्यशाली हैं हम कि उनके जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। ये बात बोलने वाले वो भारतीय हैं जो ना भारत में रहते हैं, ना ही मोदी जिनके प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी स्वीडन के दौरे पर हैं। मोदी जी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो एक चीज तो बिल्कुल तय होती है, विदेशी नेताओं से गलबहियां और एक वीडियो जिसमें कोई एनआरआई होगा, बहुत भावुक होगा और मोदी जी की ऐसी तारीफ करेगा जैसी तारीफ ना तो कभी हुई है ना ही कभी हो पाएगी। वो ना करे तो उसकी जिंदगी अधूरी रहे। अब स्वीडन के दौरे पर हैं तो वहां से भी ऐसा वीडियो आना तो बनता ही है। चिंता मत कीजिए, आ चुका है। हमने सोचा नहीं था कि मोदी जी गॉथेनबर्ग भी आ सकते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे। हमने सोचा नहीं था हमारे बच्चे उनसे मिलेंगे, उन्हें देखेंगे। वाह दीदी वाह। वैसे ये चाहे तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में बदल सकती हैं। जस्ट कम टू इंडिया ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। स्वीडन में रहकर डॉलर्स की कमाई में और यहाँ गैस सिलेंडर की लाइन में फर्क होता है। चुनावी रैली में एम्बुलेंस को रास्ता देने वाली और विदेश में एनआरआई की ये बकैती करने वाली मोदी जी की बहुत पुरानी और सक्सेसफुल स्क्रिप्ट्स है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी जी विदेश जाएं और कोई एनआरआई कैमरे पे आ करके रोए ना। पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका हो, जापान हो या फिर स्वीडन हो, फॉर्मूला एक ही है और इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने वाले का नाम भी एक ही है, एएनआई। ये एनआरआई इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? है भी या फिर स्क्रिप्टेड है? क्यों नहीं इन्हें स्वर्ग का मजा स्वर्ग में ही बुला करके दे दिया जाए? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। स्वीडन वाले वीडियो को भी एएनआई ने ही रिकॉर्ड किया है। इससे पहले जापान वाले वीडियो में भी एएनआई, अमेरिका से जो एनआरआई के वीडियोज आते हैं उसमें भी एएनआई। हर जगह एक्सिक्यूशन का ठेका एएनआई के पास है। जापान वाला वीडियो तो स्वीडन वाले वीडियो से भी ज्यादा मजेदार था। पिछले साल जब अगस्त के महीने में मोदी जी जापान गए थे तो उसी दिन एक वीडियो वायरल हो गया था। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली शिवांगी बठेजा जो जापान में रहती हैं, बड़े जज्बाती अंदाज में कह रही थी कि दूर से चल के आते देखा ना, ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा, कोई बाप टाइप वहां से चल के आ रहा है। मेरा तो ब्लैकआउट हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि हम जापान में मोदी जी की वजह से ही सेफ हैं, वरना यहाँ सेफ रहना पॉसिबल नहीं है। भाई यहाँ तक तो विश्वास किया जा सकता है कि लड़की को मोदी जी में बाप जैसा कुछ दिख गया होगा। ठीक है, ये भी मान लिया जाएगा कि मोदी जी के आते ही ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन जापान में रहना सेफ नहीं है, ये किस तरह का स्टेटमेंट है? और उस पर से जापान में मोदी जी की वजह से ही ये रह रही हैं, वो भी सेफ। मोदी जी की वजह से जापान में महिलाएं सेफ हैं लेकिन इंडिया में नहीं है। ये कैसा लॉजिक है? क्या इनके कहने का मतलब ये था कि मोदी जी जापान में नहीं रहते इसलिए वहां सेफ है? जोक सपाट, जापान दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक है और ये हमारी राय नहीं, ये डेटा है। 2024 के जापान नेशनल पॉलिसी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक जापान में हत्या की दर प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.78% है, यानी कि 1% भी नहीं है। यानी कि 10 लाख लोगों में से 8 लोग। भारत में यही आंकड़ा करीब 3 गुना ज्यादा है। टोक्यो का क्राइम इंडेक्स 24 है, मुंबई का 44 है। मतलब साफ है, जिस देश में ये एनआरआई मोदी जी की वजह से सेफ हैं, वो देश पहले से ही दुनिया के सबसे सेफ देशों में गिना जाता था, मोदी जी के जन्म के पहले से ही। अब जरा भारत की तरफ आते हैं। भारत में महिलाओं की सेफ्टी का हाल क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन औसतन 86 रेप के मामले दर्ज होते हैं और ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, जो नहीं हुए हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत 108वें नंबर पर है। मतलब दुनिया के 107 देशों में महिलाओं की स्थिति भारत से बेहतर है। और ये वो भारत है जहां से ये एनआरआई निकलते हैं जो जापान में रहकर मोदी जी की वजह से सेफ फील कर रहे हैं। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं। इस इंडेक्स में जापान दुनिया के टॉप 10 देशों में सबसे पीसफुल देशों में आता है। भारत 115वें नंबर पर है, यानी 114 देश भारत से ज्यादा शांतिपूर्ण है। तो सवाल यह है कि जापान में सेफ्टी की गारंटी किसने दी? मोदी जी ने या जापान की 70 साल की मेहनत ने, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंस्टीट्यूशन ने, उनके कल्चर ने, उनकी लॉ ने या इन्फोर्समेंट ने? और यहाँ एक और बात समझने वाली है। जापान में जो इंडियन कम्युनिटी रहती है वो वहां इसलिए नहीं गई है क्योंकि मोदी जी ने भेजा है। वो गई क्योंकि जापान ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, वीजा दिया और एक ऐसा माहौल दिया जहां वो चैन से रह सके। जो सेफ्टी वो जापान में फील कर रहे हैं वो जापानी सिस्टम की देन है। उसका श्रेय किसी भी भारतीय नेता को देना उसी तरह गलत है जैसे आज के फेल्योर्स के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना। अगर भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी की बात करें तो जापान, अमेरिका, स्वीडन जैसे देशों के मुकाबले
50 गुने से भी कम है, करीब $2800 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें नंबर पर है, 147 देशों की इस लिस्ट में 118वें नंबर पर। और ये जानकर थोड़ा और दिल जलेगा कि इस लिस्ट में पाकिस्तान 109वें नंबर पर है और नेपाल 92वें नंबर पे। यानी वो पड़ोसी देश जिन्हें हम अक्सर कमजोर या पिछड़ा बताते हैं, को तो भिखारिस्तान भी बताते हैं, वो अपने नागरिकों की खुशी के मामले में भारत से आगे हैं। तो जो एनआरआई यूरोप और जापान में बैठकर इतने खुश नजर आ रहे हैं, वो खुशी भारत की वजह से है या इसलिए है कि वो भारत में नहीं है। अब आप भूख का हाल देख लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102वें नंबर पर है, स्कोर है 25.8, जिसे इंडेक्स सीरियस की कैटेगरी में रखता है, यानी भारत में भूख की समस्या सीरियस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी की बात करें तो भारत दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित देशों में है और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। नीदरलैंड्स में इंडियन कम्युनिटी के लोग मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। फ्रांस में मोदी अमारी शांचे गाया जा रहा है। जापान में कोई भावुक होकर ब्लैकआउट हो रहा है, लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता है, अगर भारत की हालत इतनी खस्ता है तो ये लोग इतने खुश क्यों हैं? इसका बहुत सीधा सा जवाब है रुपए की गिरती हुई कीमत। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए उस वक्त 1 यूरो की कीमत थी करीब 81 रुपए। आज 2026 में 1 यूरो की कीमत 111 से 12 रुपए, यानी 12 साल में रुपया यूरो के मुकाबले करीब 37 से 38% कमजोर हो गया। डॉलर के मुकाबले भी यही हाल है। इस गिरावट का असर किस पर क्या पड़ता है? जो भारत में रहता है उसके लिए पेट्रोल महंगा, इंपोर्टेड सामान महंगा, खाने का तेल महंगा, दवाइयां महंगी। लेकिन जो यूरोप में या अमेरिका में या जापान में बैठा है उसके लिए उसकी तनख्वाह यूरो या डॉलर में आती है। वो हर महीने कुछ यूरो इंडिया भेजता है। 2014 में जब वो 1000 यूरो भेजता था तो घर पर 81,000 रुपए पहुंचते थे। आज वही 1000 यूरो भेजता है तो घर पर 1,11,000 रुपए पहुंचते हैं, बिना कुछ किए, बिना एक पैसा ज्यादा कमाए। सिर्फ रुपए के कमजोर होने की वजह से उसके घर पर आने वाला पैसा 37% तक बढ़ गया। यानी जिस नेता के राज में रुपया जितना ज्यादा गिरे, एनआरआई के लिए वो नेता उतना ही ज्यादा अच्छा है। उनकी जेब उतनी ही ज्यादा भरती है, उनके लिए इंडिया में प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा सस्ती पड़ती है, उनकी परचेजिंग पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ये सीधा इकोनॉमिक्स है और इसीलिए जब एएनआई का कैमरा सामने आता है तो ये इतने दिल से तारीफ करते हैं, क्योंकि सच में मोदी जी का राज उनके लिए फायदेमंद है। चलिए मैं आपको ये पूरा सेटअप क्या होता है वो समझा देती हूँ। अभी मोदी जी 5 देशों के दौरे पर हैं, 5 देशों का दौरा चल रहा है, उसमें नीदरलैंड्स भी एक है। नीदरलैंड्स के दी हेग में इंडियन डायस्पोरा एक बड़ा जमावड़ा था। एएनआई की रिपोर्ट में कम्युनिटी के लोग बोल रहे थे कि पीएम मोदी ने इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई, हम बहुत एक्साइटेड हैं। और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके के इंचार्ज कुलदीप शेखावत जी एएनआई को बता रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक दौरा है और जितने लोग इकट्ठा हुए हैं वो इंडिया की तेज रफ्तार और तरक्की की निशानी है। मोदी जी किसी देश में उतरते हैं, वहां पहले से इकट्ठे किए गए इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, एएनआई का कैमरा होता है, कोई ना कोई भावुक हो जाता है, कोई ना कोई बड़ा बयान दे जाता है, एएनआई उसे शेयर करता है, बीजेपी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स उसे एम्पलीफाई करते हैं और देश के अंदर बैठे करोड़ों लोगों को लगता है कि वाह वाह, दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। ये एक पीआर मशीन है जो हर दौरे पर उसी तरह से चलती है। तो अगली बार जब आप कोई एनआरआई कैमरे पर ये कहते हुए दिखे कि मोदी जी भगवान जैसे हैं, उनकी वजह से हम सेफ हैं या दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो बस एक छोटा सा सवाल पूछिए कि अगर भारत सच में इतना ही परफेक्ट हो गया है तो फिर ये लोग वापस आने की जल्दी में क्यों नहीं है? दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ केयर, सबसे सुरक्षित सड़कें, सबसे साफ हवा, सबसे मजबूत करेंसी और सबसे स्टेबल सिस्टम वाले देशों में बसकर भारत की महानता के गीत गाना इतना आसान होता है। दूर से देशभक्ति सबसे सस्ती भी पड़ती है। बाकी एएनआई का कैमरा तो अगली फॉरेन ट्रिप पर फिर पहुंच ही जाएगा, कोई नया एनआरआई मिलेगा, कोई नया ब्लैकआउट होगा और फिर हमें बताया जाएगा कि देखिए दुनिया तो मोदी जी पर फिदा हो गई है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए। और आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।